नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आज बात लोकतंत्र के उस गढ़ की है जहां जनता विकास की राह देख रही है और सूबे के बड़े बड़े सूरमा अपनी पीठ में छुरा घोंपने वालों को ढूंढ रहे हैं। बात दतिया की, जहां चुनाव भले ही भाजपा बनाम कांग्रेस दिख रहा हो, लेकिन असल लड़ाई अपनों से चल रही है। दतिया का दंगल अब मुद्दों का नहीं, भीतरघात और अपनों की दगाबाजी का खेल बन चुका है। सबसे पहले अटेंशन भाजपा के आला कमान पर। दिल्ली और भोपाल में बैठे रणनीतिकारों को लगा था कि दतिया के टाइगर कहे जाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर संघ की पृष्ठभूमि वाले आशुतोष तिवारी को पैराशूट से उतार देंगे और नरोत्तम समर्थक चुप बैठेंगे। ऐसा हुआ नहीं। नरोत्तम जैसे कद्दावर नेता को दरकिनार करके भाजपा ने जिस भीतरघात की बारूद पर पैर रखा है, क्या वो उन्हें ले डूबेगी? और बात कांग्रेस के अब उस बड़े हाथ पर जो एकजुटता के लाख दावे करे, लेकिन दतिया में बिखर चुका है। राजेंद्र भारती ने 2023 में नरोत्तम मिश्रा को धूल चटाई और आज वो कोर्ट के चक्कर में बाहर हैं, तो अपने स्थानीय राजघराने के घनश्याम सिंह पर दाव लगाया है। भारतीय समर्थकों की आंखों की वो मायूसी, वो खामोशी कांग्रेस को भारी पड़ती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इस भीतरघात की आग में घी डालने के लिए दामोदर यादव भी पीछे खड़े हैं, जो दोनों तरफ से नाराज वोटों को बटोरने की फिराक में है। तो आज इस सारे समीकरणों पर आज हम बात करेंगे कि दतिया में अपनों की दगाबाजी आखिर क्यों है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। धन्यवाद। एक कोई आसान सीटों को कठिन कैसे बनाया जाए, इसमें तो महारत पहले कांग्रेस की मानी जाती थी कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारे हुआ है। इसी राह पर बीजेपी चलती नजर आ रही, खासतौर से दतिया की हम बात करें। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वो वहां से नरोत्तम लगातार चुनाव लड़ रहे थे और उसके पहले वो 2 या 3 बार वहां से विधायक भी चुने गए हैं। 3 बार जी, 3 बार चुने गए हैं। नंबर 2 के लीडर माने जाते थे प्रदेश की राजनीति में, लेकिन दुर्भाग्य से 2023 के इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो करीब 70,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो एक जो ट्रेडिशनल सीट होती है किसी भी प्रत्याशी की, उसमें उसकी एक दावेदारी भी होती है और उसकी वहां एक उपयोगिता भी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग चौंकाने के लिए जानते हैं या प्रयोगों के लिए आप कह सकते हैं कि नए नए तरह के प्रयोग राजनीति में करती रहती है, हालांकि ये नया प्रयोग नहीं। इसके पहले कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी पैरासूट प्रत्याशी लाकर जो है चौंकाया है। चुनाव भी इसी तरह से हुआ था और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे। तो मुझे लगता है कि दतिया का जो चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रह गया है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उनकी जो नाराजगी सड़कों पर दिखी थी, वो ठीक है, उसको पार्टी ने मैनेज किया है। वो अब सामने सामने नजर नहीं आती है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं वो तकलीफ तो है, क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्र जो है भावुक होते हैं और फिर कहते हैं कि आशुतोष की तो ये क्षमता नहीं थी कि उनकी टिकट कटवा देता। अब अगर आशुतोष वहां पे जीत जाते हैं ना, तो नरोत्तम मिश्रा के लिए फिर वो एक दूसरा अपने लिए निर्वाचन क्षेत्र तलाशना जो है काफी कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और शायद उनकी राजनीति भी उसी तरह से समाप्त हो जाएगी जिस तरह से चित्रकूट में शंकरदयाल त्रिपाठी की समाप्त हुई। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि पब्लिक या वोटर के दिमाग में बात आ जाए कि जिस उम्मीदवार को वो चुनने जा रहे हैं उसकी हैसियत अगर टिकट लेने की भी नहीं है, टिकट कटाने की नहीं है, तो वो फिर कैसे विकास कार्य कराएगा। तो नरोत्तम मिश्रा ने ये सारे में ये बात तो कह दी है कि वो उनके और आशुतोष के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये है कि आशुतोष तो उनकी टिकट कटवा नहीं सकते थे और आशुतोष हालांकि संगठन से जुड़े रहे हैं और चूंकि शीर्ष नेतृत्व ने या प्रदेश नेतृत्व ने उनके नाम को फाइनल किया है, तो ये कहना तो उचित नहीं होगा कि उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। उनकी हैसियत नहीं, होगी। बकौल नरोत्तम हम तो बात कर रहे हैं। हाँ, अब नरोत्तम मिश्रा तो कह चुके हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं थी तो उनकी टिकट कटवाते, किसी और की टिकट काटी है। तो वो पार्टी के भीतर मतलब दोनों पार्टियों में ये है कि दल कहीं और दिल कहीं और। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। लोग दल पे तो हैं लेकिन उनका दिल जो है घनश्याम सिंह के लिए नहीं धड़क रहा, जिससे राजेंद्र भारती की आप अभी चर्चा कर रहे थे। तो स्थिति ये है कि दोनों पार्टियां जो है भीतरघात का शिकार होंगी। अब देखना ये है कि किसको ज्यादा नुकसान होता है। जो दामोदर की एक चर्चा होती है, दामोदर यादव की चर्चा होती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई माहौल उनके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है दतिया में। वो वोट का काटने की स्थिति में जरूर है,
वो किसका नुकसान करेंगे? वो बीजेपी का नुकसान ज्यादा करेंगे, कांग्रेस का कम करेंगे। तो ब्रजेश जी, जरूरत है क्या बीजेपी को नुकसान करने वालों की? उनके यहाँ अपने आप पर्याप्त लोग हैं, अकेले नरोत्तम मिश्रा ही काफ़ी हैं। और दारोमदार तो दामोदर पर इस बात का लेके कि वो वोट कितने काट लेते हैं, क्योंकि लड़ाई तो यादव वोट की भी है, लड़ाई तो ब्राह्मण वोट की भी है, लड़ाई तो दलित वोट की भी है, लड़ाई तो ठाकुर वोट की भी है। देखिए मनोज जी, हम ये पूरे दतिया के उपचुनाव को नरोत्तम मिश्रा को केंद्र में रखकर देखते हैं। यदि नरोत्तम मिश्रा को हटा दिया जाए तो अभी मुकाबला बराबर का कह सकते हैं। प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी, संगठन बनाम संगठन, गुटबाजी हम बनाम इसलिए गुटबाजी, बात कर रहे हैं भीतरवाद। क्योंकि आप जितनी सभाएं देखिए, सबसे पहले परिचय नरोत्तम मिश्रा का, फिर आशुतोष तिवारी। मुख्यमंत्री के साथ नंबर 1 पे नरोत्तम मिश्रा, फिर आशुतोष तिवारी। प्रदेश अध्यक्ष हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम आला नेताओं के साथ सेम कहानी दोहराई जा रही है। उसके लिए एक बड़ी वजह है ना, पिछले हम देख रहे हैं कि 1.5 दशक से नरोत्तम मिश्रा वहाँ से मैदान में उतरते रहे। संगठन का ताना बाना जिस तरह से खड़ा हुआ है वो नरोत्तम मिश्रा की वजह से जे भी संगठन हो गया, हम कह हाँ, सकते हैं। आप कह सकते हो बीजेपी का संगठन नहीं है जो हमने कांग्रेस में देखा है कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, कौन मंडल अध्यक्ष बनेगा, कौन वार्ड अध्यक्ष बनेगा। तो संगठन का नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा ताना बाना किसने बुना है? नरोत्तम मिश्रा ने। तो नरोत्तम मिश्रा को आगे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संगठन के कुछ होगा नहीं। जितने तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नाराजगी थी, जो कार्यकर्ता सड़क पे बैठे थे, वो काम करना आज बंद कर देंगे तो आप कैसे काम कराओगे? किससे काम कराओगे? बूथ तक तो उनके व्यक्ति चुने हुए हैं ना। नरोत्तम मिश्रा तो इससे पहले ये मान के चल रहे थे कि उन्हीं को चुनाव लड़ना है, तो जितनी भी जमावट करना थी बूथ तक की वो सब कर चुके थे। तो अब आप उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? तो नरोत्तम मिश्रा को आपको उतना साथ लेके चलना ही पड़ेगा, ताकि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी काम कर सके। इस वजह से हमको लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा बड़ा फैक्टर हो गए। अब पृष्ठभूमि में चले जाइए कि नरोत्तम मिश्रा इतने बड़े नेता थे तो वो जीत का मार्जिन उनका कम कैसे हो गया और हटने से हार कैसे गए? चुनाव दर चुनाव पहले चुनाव में बड़े मार्जिन से जीते वो, इसके बाद मार्जिन घटता चला गया, 10 के ऊपर नहीं गया। हाँ, फिर भी आप देखिए घटता चला गया और इतने नंबरों से हार गए। तो कोई ना कोई तो नाराजगी होगा। कार्यकर्ता तो यही थे ना उनके, यही उनके समर्थक थे, यही काम कर रहे थे, यही मेहनत कर रहे थे, इसके बावजूद भी। लेकिन अब वहां पे रोचक इसलिए हो गया है, वोटर बहुत थोड़े बहुत जुड़े होंगे हर जो 5 साल में जुड़ रोचक जाते इसलिए हैं। हो गया है कि वहां पे चुनाव हम एक तरफ देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा है, तो दूसरी तरफ हम राजेंद्र भारती को भी देख रहे हैं कि जो घर बैठे हुए नाराजगी जग जा रहे। अवधेश नायक जरूर मैदान में हो गए, लेकिन कितनी बार तक वो ऐसा सफलता, वो किस आधार पर हटे थे बीजेपी से? नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। तो यदि अब आज वो फिर डबल से जाते हैं, और कांग्रेसी बेइज्जती करने को कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मंच से दिग्विजय सिंह कह रहे कि मैंने इनका टिकट कटवा दिया। नहीं, अब एक तो होता है कि भाई ठीक है टिकट नहीं दिया। जो नरोत्तम मिश्रा का जो हम कह रहे हैं, जो आज कह रहे हैं, आप इसको कह रहे हैं पॉजिटिव भी जा सकता है तो दूसरी तरफ भी जा सकता है ना। यदि वो मंच से कह रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है, तो अहंकार आज भी झलक रहा है ना एक बड़े नेता का, जिसकी छत्र छाया में कोई वहां पनप ही नहीं पा रहा था। तो बीजेपी का कार्यकर्ता इस आधार पर देगा कि नरोत्तम मिश्रा ही वहां पे बरकरार रहे, या इस आधार पर देगा कि एक मौका मिला है, आज आशुतोष तिवारी को मिला है, कल किसी और कार्यकर्ता को मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें रहती हैं। अब नरोत्तम मिश्रा के आंसू क्या असर डालते हैं, उनके समर्थक कितने वोट काट पाते हैं, ये अलग बात है। दामोदर एक यादव बड़ा फैक्टर है, लेकिन आप देखिए एक दिन पहले की बात है कि दामोदर यादव के ही पार्टी से एक बड़े चेहरा आ जाता है, कहाँ पे? बीजेपी में लखन यादव। वो अपने बेटे के साथ आ जाते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस में देख लीजिए, कांग्रेस का भी एक बड़ा चेहरा बाकायदा आ जाता है, उनका बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो दोनों ही तरफ बराबर जैसी वो लगी है। यदि नरोत्तम मिश्रा को साइड कर दिया जाए तो चुनाव बड़ा मुकाबले का हो गया। अब जिसमें जिसका संगठन मजबूत होगा, जिसमें प्रशासनिक क्षमता किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, तो प्लस तो बीजेपी दिख रही ना आज की तारीख में भी। क्योंकि यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो भीतरघात दोनों तरफ है, गुटबाजी दोनों तरफ है। यदि जिसने ज्यादा मेहनत कर ली, और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है, वहां पे आप देख लीजिए कि विधायकों से लेकर मंत्री तक को उतार दिया है। कांग्रेस में वैसी परिस्थिति नहीं है। आप देखिए जीतू पटवारी के बयान क्या आ रहे हैं कि साहब 50 करोड़ खर्च करने वाले हैं, वो हर घर में 5,000 रुपए भेजने वाले हैं, हर वोट पे बोले 5,000 रुपए भेजना है, 1 लाख वोट उनको खरीदना है। तो वो, और प्रशासन तंत्र भी उनके साथ है, और आज इसी की शिकायत की एक बीजेपी ने। तो आप देखिए कि क्या पहले से पटकथा लिखी जाने लगी है, या इसका कितना असर होगा? जनता सब समझदार है मनोज जी, और मुझे नहीं लगता गुटबाजी के आधार पर
यदि इतनी गुटबाजी होगी, दामोदर यादव किसके वोट काटते हैं? निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के वोट काटते नजर आ रहे हैं आज की तारीख में। यदि वो कांग्रेस के वोट खास ज्यादा तौर से काट अगर लेते हैं, दलित वोट काटते दलित हैं तो। वोट यदि वो कांग्रेस के वोट काट लेते हैं तो भारी नुकसान होगा। हमने देखा बीएसपी का एक प्रभाव तो रहा है, चाहे हम बिंद में चले जाएं, चाहे हम ग्वालियर चंबल में चले जाएं, इसी बीएसपी की वजह से कितना नुकसान नहीं, हुआ आजाद था। समाज पार्टी से वो तो लेकिन वोटर तो उनका वही है वही ना। है। बीएसपी का जो वोटर था वो किस तरह से किसके पाले में जा रहा है आज की तारीख में? वो रावण के पाले में जा रहा है ना। तो वही वोटर है, हाँ बीएसपी से नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वोटर तो वही है। उसी को केंद्रित करके एक तरह से साधने की कोशिश की, क्योंकि बीएसपी तो अब उतना प्रभावी रही नहीं है जितनी की और आजाद की पार्टी रही बसपा है। बाई इलेक्शन लड़ती भी नहीं है तो वो मैदान छोड़ देती है। लेकिन शुक्ला जी, गुटबाजी कम तो कांग्रेस में भी नहीं है, जो हमने जिक्र किए हैं। मंचों से दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय सिंह अलग दिखाई दे रहे हैं, जीतू पटवारी अपनी अलग ढपली अपना राग चला रहे हैं, उमंग सिंगार की कहानी अलग ही दिशा में चलती नजर आती है। नहीं, अगर दतिया उपचुनाव का आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पार्टी का जनाधार होता है, प्रत्याशी का जनाधार होता है, और ये दोनों मिलकर जो है किसी प्रत्याशी की स्थिति को जो है मजबूत बनाते हैं। तो वहां पे घनश्याम सिंह का जनाधार तो है, कांग्रेस का जनाधार है। लेकिन अगर इसके उलट आप इनको देखें, आप आशुतोष को देखें, तो मुझे लगता है कि आशुतोष भले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रहे हैं, लेकिन उनका अपना जनाधार क्या वहां है? और वो तो वैसे भी जो बगल की सेवड़ा सीट थी वो वहां से चुनाव में टिकट मांग रहे थे पिछला, यहाँ से तो दावेदारी कभी थी नहीं उनकी दतिया में। तेवड़ा में उनका जनाधार होगा, लेकिन जैसे बिल्कुल, मैंने आपको जो आप कह रहे हैं कि मतलब वो टिकट भी नहीं मांग रहे थे यहाँ से, तो पिछले चुनाव में वो 23 में बगल की सेवड़ा सीट से मांग रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे इस लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, क्योंकि वहां पे घनश्याम सिंह पहले विधायक रह चुके हैं, वहां पे उनका जनाधार है। तो पार्टी प्रत्याशी का जनाधार और पार्टी का जनाधार, ये दोनों मिलकर किसी प्रत्याशी की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आशुतोष वहां पर थोड़ा सा 19 बैठेंगे घनश्याम सिंह के मुकाबले। फिर वहां जातीय समीकरण कहते हैं, ब्राह्मण तो बढ़ गया ना, 2 खेमों में बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण 2 खेमों में बढ़ गया। एक जो पार्टी समर्थक होगा वो पार्टी के साथ में रहेगा, लेकिन जो नरोत्तम समर्थक होगा वो आशुतोष के साथ क्यों जाएगा? बिल्कुल। तो ये एक स्थिति वहां पे, ये स्थिति ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं भाई। ये वो सीट की जहां वो लगातार हार रही थी, 2023 में उसको चुनाव में कामयाबी मिली, इसी कारण से सीट चली गई। नहीं, भले हमको सीटों के हिसाब से ना लगे कांग्रेस पास खोने के लिए, लेकिन अगर हार जाते हैं तो निश्चित मानिए कि जीतू पटवारी के लिए नया संकट खड़ा होने वाला है। जीतू पटवारी की भी साख ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। देखिए, किसी भी उपचुनाव में जो सरकार है, चुनाव कौन लड़ेगा? सरकार लड़ेगी। अभी जैसे वो कह रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 5-5 हजार रुपए एक उसको वोटर्स को बांटे जाएंगे, तो चुनाव में ये सब होता है भाई। यहाँ तो आशुतोष तिवारी लड़ रहा है, हमने देखा श्योपुर में तो वन मंत्री लड़ रहे थे, रामनिवास रावत। हाँ, सरकार तब भी लड़ रही थी, चुनाव जीती कांग्रेस। वो क्रेडिट पूरा जीतू पटवारी ने लिया, उमंग सिंगार ने लिया। तो ये डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा अगर नतीजे उनकी उम्मीदों के विपरीत आते हैं। तो डिस्क्रेडिट मिला ना, कमलनाथ को देखिए किनारे बैठा दिया गया, हाथी में उठा दिया गया। ऐसा नहीं कि डिस्क्रेडिट नहीं मिलता है, डिस्क्रेडिट मिलता है। तो सरकार नहीं चला पाए, विधानसभा चुनाव में 63 पे आ गए, लोकसभा की पूरी 23 में तो उनको पूरा मौका हार मिला गई। ना। 23 में उनको ये कहा गया कि आप अपने हिसाब से सजावट कर लीजिए, जैसा भी आपको जिसको टिकट देना उसको टिकट दे दीजिए, सब कुछ तो किया, और जब वो कामयाब नहीं हुई तो हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास भी ये है कि वो उसके पास तो कई बहाने हैं। लेकिन आपने इतने इलेक्शन देखे, उनका जो पैटर्न था टिकट बांटने का, ब्रजेश जी हम गवाह हैं, हम दोनों के सामने उन्होंने खुलासा किया था कि यार मैं तो फलाने आदमी को टेलीफोन लगाया, उसने कहा नहीं भाई साहब ये नहीं, ये कैंडिडेट ठीक है, उसको टिकट दे दिया मैंने। तो जब नेता इस पैमाने पर टिकट देगा कि लाइक डिसलाइक पे किसी की, तो फिर आप अंदाज लगाइए कि नतीजा मतलब फिर भी बेहतर आया, फिर भी 63। तो ये पूरी कांग्रेस का हाल है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उन्होंने टिकट करवा दिया उदय नायक का, तो कांग्रेस में तो ये हो रहा है कि जो छत्रप है वो किसी को टिकट दिलवा देते हैं, किसी को करवा देते हैं, और इसके चलते पार्टी जो है गर्त में जा रही है। तो कांग्रेस की छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस के पास जो खोने के लिए कुछ नहीं हो। जीतू पटवारी जो है, जीतू पटवारी को मुझे लगता है कि अभी पार्टी 2028 में भी मौका देगी। केवल एक चुनाव से जीतू पटवारी का भविष्य तय होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, संसाधनों से लैस है, उनके पास संगठनात्मक ढांचा है, और अगर यहाँ की कामयाबी नहीं मिलती है तो सारा का सारा दोष जाएगा प्रत्याशी के ऊपर कि आपने घनश्याम सिंह को दे दिया, उदय नायक को दे दिया, तो दूसरी होती। तो कांग्रेस के पास में अपने बचाव में बहुत सारे तर्क हो सकते हैं।
दांव पे अगर प्रतिष्ठा किसी की दांव पर लगी है तो वो आशुतोष तिवारी की लगी है, भारतीय जनता पार्टी की लगी है, प्रदेश संसद की लगी है। ब्रजेश जी वाकई में, क्योंकि अब पिछली बार हमने देखा कभी लाडली बहना, कभी ईवीएम, कभी नया बहाना, इस बार फिर क्या बहाने सोचेंगे? फिर वो जो अभी सब भूमिका बन गई, या तो हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है कि हार रही है, लेकिन जो जीतू पटवारी के बयान है कि भैया 50 करोड़ आ गए हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक भूमिका बनाना शुरू से हो गई है। या तो अभी से इसको ऐसे देखा जाए, या मतदाताओं के लिए संदेश है कि भैया इन सब के बावजूद भी आपको अगर वोट देना चाह रहे हो तो प्रलोभन में ना है, हमको दें। या फिर तीसरा रास्ता वो है जो केजरीवाल कहते हैं कि भैया वो पार्टी जो है पैसे बांट रही है बीजेपी, आप पैसे ले लेना लेकिन वोट हमको देना। देखिए मनोज जी, मतदाता अभी तो इतना ईमानदार है कि हमने पंचायत चुनाव से लेकर वहाँ तक देखा है, यदि पैसे लिए हैं तो वोट तो देता ही है उसी पार्टी को जिसने पैसे दिए। और इस चुनाव को आप इतनी आसानी से मत लीजिए कि ऐसे ही सरेंडर कर देगी बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और चाहे भले दामोदर भी, क्योंकि दामोदर 2.5 साल से सक्रिय है। दामोदर को लग रहा है कि इन दो लोगों के झगड़े में, इन दो पार्टियों के झगड़े में, इनकी गुटबाजी की वजह से इस बार उनकी लॉटरी खुल सकती है कि उनको एक वर्ग का ही वोट मिल जाता है तो ज़्यादा मार्जिन रहेगा नहीं, क्योंकि नाराज यदि घर पे बैठ जाते हैं दोनों ही पक्ष के तो उनको ऐसी उम्मीद है कि इस बार जीत सकते हैं। हमने देखा भी है कई बार बीजेपी का नाराज वोटर होता है तो वो कांग्रेस को वोट नहीं देता, वो घर बैठ जाता है या तीसरे का चयन कर लेता है, तो हो सकता है वो नाराज वोट उधर चला जाए। तो इसमें एक फायदा ये भी होगा कि यदि नरोत्तम मिश्रा कोशिश करें कि भाई घनश्याम सिंह की जगह दामोदर जीत जाएंगे तो उनको ये कहने को भी रहेगा साहब कि देखिए कांग्रेस तो नहीं जीती है, और उनका नाराज वोट दामोदर के पास चला जाएगा, तो ये भी बचने की सहायक कि भाई बीजेपी का जो नाराज था उसने कांग्रेस को वोट नहीं दी, दामोदर को दे दिए, तो एक बचत वहां भी है। हो सकता है कि वो अपने वोट को उधर डाइवर्ट करा दें। दूसरी तरफ राजेंद्र भारती भी हो सकते हैं कि भाई वो बीजेपी को वोट ना दिलाकर तीसरे को दिलवा सकते हैं कि भाई दामोदर यादव को। तो नाराज जो वोट है, हालांकि सार्वजनिक रूप से तो उन्होंने ही कहा था कि भाई जिसको भी दे दोगे मैं उसके पीछे खड़ा। देखिए मनोज जी, कहना कुछ है, आगे नहीं आए वो साथ में, उसके बाद आए नहीं। उन्होंने कहा किसी को भी दे दीजिए मेरे परिवार, यदि ऐसा था उनके मन में सब कुछ साफ साफ था तो वो मतदान जो जिस दिन नामांकन जमा हो रहा था साथ में होना चाहिए था। अब तक साथ नजर नहीं आए। उनको मनाने के लिए कांग्रेस के लोग भी गए, अवधेश नायक जरूर आ गए। वही अवधेश नायक जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब जब पहली बार उनका टिकट कटा था, जो दिग्विजय सिंह भरे मन से कह रहे हैं मैंने उनके टिकट कटवाया था, तब उनसे वादा किया गया था कमलनाथ से लेके प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला तक टिकट घोषित अगले बदला गया। हाँ, अगली बार आपको जरूर टिकट दिया जाएगा। तो अगली बार तो 2.5 साल में ही आ गए, लेकिन आज उनको टिकट नहीं दिया। वही वादा किया वो खुद उनके टिकट के लाले अभी। हाँ, और वही वादा आज फिर जीतू पटवारी से लेके नए प्रदेश प्रभारी ने किया है। तब उन्होंने राहुल गांधी से कहा जाता है कि राहुल गांधी से बात कराइए, तब माने कि अगली बार आपको ही मिलेगा। अब इसके भी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अवधेश नायक पिछली बार जितने ताकत से मैदान में उतरे थे नरोत्तम मिश्रा को हरवाने के लिए, उन्होंने जो ताकत लगाई थी, क्या वो अभी भी लगा रहे होंगे? या उनके कहने पे आज भी जो मतदाता जो पिछली बार उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, वो वोट आज उनके कहने पर फिर कांग्रेस को दे देंगे? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। प्लस पॉइंट तो अवधेश नायक के साथ भी ना कि अगर मान लीजिए घनश्याम सिंह हार जाते हैं तो अगली बार तो नंबर लगेगा, क्योंकि राजेंद्र भारती पिक्चर से गायब है, घनश्याम सिंह की पारी खत्म होने के कगार पे। आज वो मेहनत करते दिख रहे हैं अवधेश नायक, तो निश्चित तौर पर उन पर तो भरोसा करेगी भाई कि एक बार आपका टिकट काट दिया देकर, फिर भी आप लगे रहे, दूसरी बार भी आप लगे रहे, आपके लगने से फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो उनकी लाटरी निश्चित तौर पर खुलेगी। तो सब अपने अपने गणित के हिसाब से काम करते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में, तो सबके अपने गणित चल रहे होंगे वहां पे। जिसका गणित बेहतर बैठ जाएगा, जिसके जातीय समीकरण बेहतर बैठ जाएंगे, वो बाजी मार ले जाएगा। अब कौन मार के ले जाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और दतिया की जो छीका वो ऐसा हो गया बिल्ली के भाग्य वाला कि जिसके लिए टूटेगा वो भी खुश होगा, कई लोग नाराज होंगे, और अगर नहीं टूटा तब भी कई लोग खुशियां मनाएंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो दतिया का ये दंगल अब किस विचारधारा, नीतियों या विकास के वादे पर नहीं रह गया। ये लड़ाई बन चुकी है अस्तित्व की और अहंकार की। और विडंबना देखिए कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टियां चुनाव जीतने का दम भरती हैं, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी नेताओं की रातों की नींद उड़ाए हुए है। चाहे बीजेपी के सूरमा हो या कांग्रेस के दिग्गज, दोनों को इस वक्त जनता की कम और अपने ही घर के विभीषणों की फिक्र ज़्यादा सता रही है। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे में दतिया की उस आम जनता का क्या, जो बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और विकास के नाम पर हर बार ईवीएम का बटन दबाती है? क्या दतिया की किस्मत सिर्फ इस बात से तय होगी कि किस नेता का समर्थक रूठा है और किसका मान गया?
नेताओं की इस अंदरूनी जंग में जनता का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है और अब फैसला दतिया के मतदाताओं के हाथ में है कि क्या वे इस भीतरघात की राजनीति का शिकार बनेंगे या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। आज के अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।